हेलो एवरीवन, दिस इज संजीव कुमार। आप लोग सिंपल हार्मोनिक मोशन में जो भी थियोरेटिकल कंटेंट है वो लगभग आप पढ़ चुके हैं। इसमें बचा हुआ जो कंटेंट है वो है डैम्प्ड हार्मोनिक मोशन एंड फोर्स्ड ऑसिलेशन। तो पहले तो आज हम लोग पढ़ेंगे डैम्प्ड हार्मोनिक मोशन को। देखो, अभी भी इस चैप्टर में जो मेन स्ट्रीम का न्यूमेरिकल्स है, जैसे ज़्यादातर न्यूमेरिकल्स जो है ना वो स्प्रिंग मास सिस्टम पे बेस्ड होता है, वो सब अभी बचा हुआ है। लेकिन हाँ, हम लोग सिंपल पेंडुलम, कंपाउंड पेंडुलम, टॉर्सनल पेंडुलम, कंपोजिशन ऑफ टू SHM सेम डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू ईच अदर, वो हम लोग सब कुछ पढ़ चुके हैं। तो डैम्प्ड हार्मोनिक मोशन और फोर्स्ड ऑसिलेशन जो है, अक्सर तुम देखोगे तो हर बुक में उसका एक इग्नोरेंट पार्ट होता है, मतलब कि बहुत कम में वो सब एक्सप्लेन किया हुआ रहता है। और एग्ज़ाम में भी देखोगे तो अब तो पिछले कुछ 2-4-5 साल से 1-2 क्वेश्चन भी रहता है, नहीं तो जनरली डैम्प्ड ऑसिलेशन फोर्स्ड ऑसिलेशन से न के बराबर क्वेश्चन होता था, और अभी भी क्वेश्चन भी होता है, बहुत सिंपल क्वेश्चन रहता है। तो आओ पहले हम लोग समझते हैं कि डैम्प्ड ऑसिलेशन क्या है। ठीक ना, लगभग सिंपल हार्मोनिक मोशन को तुम पूरी तरह से पढ़ ही चुके हो। कुछ प्रॉब्लम का टाइप सिखाना है ना, 2-3 क्लास या ज़्यादा से ज़्यादा 4 क्लास होगा, उसके बाद जो है ये चैप्टर तुम्हारा फिनिश होगा। देखो, ध्यान से देखो। अब मेरे पास एक्यूरेट पेंडुलम तो हम लेकर नहीं आए हुए हैं, लेकिन इस एग्जाम्पल से तुमको समझाने का कोशिश कर रहे हैं। जैसे सिंपल पेंडुलम क्या है, उसमें एक स्मॉल बॉल को लटका के वो सिलेक्ट करा देते हैं, यही ना है। लेकिन तुम सोचो, क्या अगर इस पेंडुलम को तुम ओसिलेट करा के छोड़ दो और 1 घंटा के बाद आकर के देखो, तो क्या तुमको ये ओसिलेट करते नज़र आएगा? तो बिल्कुल नहीं, कुछ ही देर के बाद ये रुक जाता है कि नहीं? ये रुक गया। तो ये रुकता क्यों? तो देखो, एक्चुअल में होता क्या है कि केवल जो है इस पर रिस्टोरिंग फोर्स ही नहीं लग रहा है, बल्कि एयर रेजिस्टेंस फोर्स भी लग रहा है ना। वाटर में वो सिलेक्ट कराओ तो वाटर का रेजिस्टेंस फोर्स लग रहा है। यानी कि जब कोई रेजिस्टेंस फोर्स एक्ट करता है तो उसी फोर्स को हम लोग डैम्पिंग फोर्स बोलते हैं। और जनरली ये जानना कि एयर में कोई ऑब्जेक्ट को जितने ज़्यादा वेलोसिटी से प्रोजेक्ट करोगे ना, उस पर विस्कस फोर्स, एयर रेजिस्टेंस फोर्स या कहो डैम्पिंग फोर्स उतना ही ज़्यादा होता है। यानी जो डैम्पिंग फोर्स है ना, वो वेलोसिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो डैम्प्ड हार्मोनिक मोशन क्या है? तो बोलेंगे पहले तो ये जानो, हार्मोनिक मोशन होने के लिए रिस्टोरिंग फोर्स का होना जरूरी, यानी रिस्टोरिंग फोर्स तो लगेगा ही। रिस्टोरिंग फोर्स कैसा होता है? तो याद करो, वही -k/x, मतलब कि माइनस सम कांस्टेंट इनटू डिस्प्लेसमेंट, वो तो होना ही है। और डैम्पिंग फोर्स होता है सम कांस्टेंट इनटू वेलोसिटी के फॉर्म में जनरली। तो मान लो 1 मिनट के लिए, लेट ए पार्टिकल इज, ठीक ना, पार्टिकल हो चाहे ऑब्जेक्ट हो, acted upon by a restoring force, ठीक ना, -kx, and a damping force -bv, ठीक है ना। देखो, दो फोर्स लग रहा है, एक रिस्टोरिंग फोर्स है और एक कौन है? डैम्पिंग फोर्स है। इसको विस्कस फोर्स, एयर माइनस सम कांस्टेंट इनटू वेलोसिटी। तो बतलाओ तो नेट फोर्स कितना हो गया? नेट फोर्स एक्टिंग ऑन पार्टिकल या ऑब्जेक्ट, बोलेंगे क्या? F = -kx -bv, ठीक ना। देखो, इस केस में जब केवल रिस्टोरिंग फोर्स लगता है तब तो
ये परमानेंट ऑसिलेट करेगा और इसका जो भी एम्पलीट्यूड है वो फिक्स रहता है। लेकिन जब डैम्पिंग फोर्स लगता है, एयर रेजिस्टेंस फोर्स लगता है, तो जैसे जैसे टाइम बीतते जाएगा इसका एम्पलीट्यूड जो है ना वो कम होते जाएगा। ठीक ना, एम्पलीट्यूड समझ रहे हो, पहली बार में यहाँ तक गया था, दूसरी बार में थोड़ा कम गया, तीसरी बार और कम, यानी टाइम जैसे जैसे बीतेगा इसका एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशन जो है वो घटते जाता है। ठीक ना, तो क्या सिंपल हार्मोनिक मोशन और डैम्प्ड हार्मोनिक मोशन में क्या फ़र्क है? पहली फ़र्क तो ये हुआ कि सिंपल हार्मोनिक मोशन में केवल रीस्टोरिंग फोर्स लगता है, डैम्प्ड हार्मोनिक मोशन में रीस्टोरिंग फोर्स के साथ साथ एक डैम्पिंग फोर्स लगता है, एयर रेजिस्टेंस फोर्स लगता है। इसके अलावे सिंपल हार्मोनिक मोशन में जो भी एम्पलीट्यूड होता है वो फिक्स रहता है, लेकिन डैम्प्ड हार्मोनिक मोशन में जो है जो उसका एम्पलीट्यूड होता है वो टाइम के साथ घटते जाता है। अब देखो, फोर्स को हम लोग लिखते हैं मास इनटू एक्सेलरेशन माइनस के एक्स माइनस बी भी। देखो जी, बहुत बार तुम्हारे एग्जाम में क्या करता है ना कि एक इक्वेशन ऐसा दे देगा और तुमसे कहेगा ना दिस इक्वेशन रिप्रेजेंट्स, मतलब ये इक्वेशन क्या चीज़ को बतला रहा है? पहला ऑप्शन सिंपल हार्मोनिक मोशन, दूसरा ऑप्शन डैम्प्ड हार्मोनिक मोशन, तीसरा फोर्स्ड ऑसिलेशन। इस तरह से तुमको अलग अलग ऑप्शन देगा। तो अब समझ गया, ऐसा इक्वेशन लिखा रहे जिसमें रीस्टोरिंग फोर्स के अलावा एक डैम्पिंग फोर्स हो, तो इसको क्या बोलते हैं? डैम्प्ड हार्मोनिक मोशन। अब तुमसे कोई कहेगा कि जो टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन होगा, तो भाई पहली बार यहाँ गया है ना, दूसरी बार में थोड़ा कम गया, तीसरी बार और कम गया, क्या टाइम पीरियड भी बदलेगा? तो नहीं, टाइम पीरियड जो होता है ना वो कांस्टेंट रहता है, भले एम्पलीट्यूड कम या ज़्यादा हो, लेकिन टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन पे फर्क नहीं पड़ता। तो अब तुमसे कोई पूछे कि अच्छा डैम्प्ड ऑसिलेशन में टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन कैसे निकालें, तो ध्यान से देखना, एंगुलर फ्रीक्वेंसी फॉर डैम्प्ड हार्मोनिक मोशन, डैम्प्ड हार्मोनिक मोशन के लिए जो एंगुलर फ्रीक्वेंसी होता है, फार्मूला यही याद रखना, √k/m माइनस b/2m होल स्क्वायर। ठीक ना, ओमेगा डैश एंगुलर फ्रीक्वेंसी हो गया। यही सोचो, अगर ये डैम्पिंग फोर्स नहीं होता तब तो देख लो यहाँ m लाते k/m हो जाता, एक्सेलरेशन इजकल टू माइनस k/m इंटू एक्स, और यही k/m को ना ओमेगा स्क्वायर बोलते। यानी देखो ये जो k/m है ना, इसको हम लोग ओमेगा नॉट से डिनोट करते हैं। ठीक ना, ये ओमेगा नॉट स्क्वायर का वैल्यू है, थोड़ा समझना, ओमेगा नॉट जो है √k/m है, इसको हम लोग नेचुरल फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। यानी अगर डैम्पिंग फोर्स नहीं लगता, अगर ये फोर्स नहीं होता, तब एंगुलर फ्रीक्वेंसी कितने के इक्वल होता? √k/m। ठीक ना, याद करो, हम लोग स्प्रिंग मास वाला में भी देखे थे ना, या एसएचएम का जिस दिन फर्स्ट डे डिफिनीशन पढ़ा था वहाँ भी ओमेगा √k/m लिखा था ना। यानी केवल रीस्टोरिंग फोर्स लगे तब तो ओमेगा ये होता है। तो इसको हम लोग क्या बोले? नेचुरल एंगुलर फ्रीक्वेंसी। ये नेचुरल एंगुलर फ्रीक्वेंसी है, लेकिन ये ओमेगा डैश जो है वो डैम्प्ड ऑसिलेशन का एंगुलर फ्रीक्वेंसी है। हाँ, इसमें भी अगर b का वैल्यू वेरी स्मॉल हो, ठीक ना, व्हेन b इज वेरी स्मॉल, यानी डैम्पिंग अगर बहुत कम हो, डैम्पिंग फोर्स जो है स्मॉल वैल्यू का हो, तब उस केस में हम लोग इस टर्म को निग्लेक्ट कर देते हैं, तो ओमेगा डैश या ओमेगा नॉट दोनों इक्वल हो जाता है। लेकिन जानना, ये अप्रॉक्स बात है ना, ये कब के लिए बोले? जब b बहुत छोटा हो जाए
तब जो है नेचुरल एंगुलर फ्रीक्वेंसी और डैम्प्ड हार्मोनिक मोशन का एंगुलर फ्रीक्वेंसी दोनों जो है अप्रॉक्सीमेटली इक्वल हो जाता है। अब ध्यान से देखो, ये जो एंगुलर फ्रीक्वेंसी लिखा गया है इसमें k कांस्टेंट है ना, m कांस्टेंट है, b कांस्टेंट है, यानी ये पूरा टर्म तो कांस्टेंट है ना जी। यानी एम्पलीट्यूड बढ़े या घटे, एक ओसिलेशन में जो टाइम लगेगा 2 पाई बाई ओमेगा डैश बोलेंगे ना, ओमेगा डैश एंगुलर, तो ओमेगा डैश जब कांस्टेंट है तो टाइम तो कांस्टेंट होगा ना। यानी याद रखना, डैम्प्ड ओसिलेशन में टाइम पीरियड पे फर्क नहीं, वो एक जिस फिक्स वैल्यू को गेन करेगा उसी फिक्स, भले एम्पलीट्यूड जो है वो बदलते रहेगा। तो पहले तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो। अब देखो, जैसे अभी हम लोग बोर्ड को क्लीन किए, तो तुम ऐसा करना अगर पॉसिबल हो, क्योंकि जब ऑनलाइन पढ़ ही रहे हो तो क्यों नहीं बहुत बेहतर तरीके से पढ़ें। तो जैसे अभी हम बात बताए थे ना, अगर उसको तुम कॉपी में लिख लोगे तो तुम्हारे लिए फ़ायदेमंद क्या होगा ना, कि अब आगे हम सिखाएंगे तो फिर उससे इंटर रिलेट करेंगे, तो तुम्हारे पास लिखा हुआ होगा तो तुम तुरंत, नहीं तो बार बार कहाँ पलट पलट करके देखते रहोगे, है ना, फिर दूसरे पार्ट को देखे, ये पार्ट तो थोड़ा मुश्किल होता है ना। तो ये थोड़ा सा काम अगर हो सके तो करना, ठीक ना। वैसे तो हम SHM का जो भी ओल्ड स्टूडेंट सबका वो असाइनमेंट नोट्स वगैरह है वो मैं तुम्हें प्रोवाइड कर दूंगा, लेकिन एक साथ जो है सारे मैटर को प्रिंट करवाना, सब कुछ समझ रहे हो, लॉकडाउन पीरियड है, थोड़ा दिक्कत है। हाँ, ध्यान से देखो, फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूँ कि ज़्यादातर मटेरियल तुमको बहुत बेटर वे में मिले, करेक्ट वे में मिले। हाँ देखना, तो अब जो है अगर इक्वेशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट हम लोग लिखें तो किस तरह से लिखें? इक्वेशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम देयर मीन पोजीशन। तो देखो, x इजकल टू a साइन ओमेगा डैश टी प्लस c या प्लस डेल्टा, जो कहो। डेल्टा तो फेज कांस्टेंट हो गया, ओमेगा डैश का वैल्यू तुम अभी समझा था, ओमेगा डैश चलो एक बार फिर लिख दे रहे हैं। क्या ओमेगा डैश था जी? तो अंडर रूट के बाई एम माइनस बी बाई 2m होल स्क्वायर। लेकिन ये जो एम्पलीट्यूड है इसको थोड़ा समझना, मेन इसी को समझना। ये जो एम्पलीट्यूड है ना वो टाइम वेरिंग है। अगर मान लो स्टार्ट में एम्पलीट्यूड जो है A0 है तो इसका फॉर्मूला ये होता है, देख लो, टाइम वेरिंग एम्पलीट्यूड है। जैसे जैसे टाइम बदलते जाएगा इसका एम्पलीट्यूड बदलते जाएगा। A0 जो है वो है एम्पलीट्यूड एट t इजकल टू 0, स्टार्ट में जो एम्पलीट्यूड, और b और m ये सब तो समझ ही रहे हो, कांस्टेंट टर्म। अगर एम्पलीट्यूड, चलो इस a का वैल्यू यहाँ पहले पुट कर दे रहे हैं, तो A0 e टू दी पावर माइनस बी टी बाई 2m साइन ओमेगा डैश टी प्लस डेल्टा। चलो चलो देखो, यही इक्वेशन हो गया डैम्प्ड ऑसिलेशन के लिए, डैम्प्ड हार्मोनिक मोशन के लिए, ठीक ना। इसमें देख लो एम्पलीट्यूड तो टाइम पे डिपेंड कर रहा है, लेकिन ओमेगा डैश टाइम पे डिपेंड नहीं कर रहा है ना। तो सोचो, अगर हम लोग एम्पलीट्यूड और टाइम का ग्राफ खींचे, इधर टाइम को दिखा रहे हैं और इधर एम्पलीट्यूड को दिखा रहे हैं। देखो तो टाइम जब 0 तो e पे पावर 0 1, तो एम्पलीट्यूड A0, और जैसे जैसे टाइम बढ़ते जाएगा ना, ये एक्सपोनेंशियल इक्वेशन है, इसका ग्राफ जो है वो इस तरह का आता है। इसी को देखो, एम्पलीट्यूड अगर पॉजिटिव में A0 होगा तो निगेटिव में माइनस A0 होगा। तो हम लोग जो है ना इसका ग्राफ इस तरह से बनाएंगे। चलो इसको भी ऐसे कर लेते हैं, इस तरह से ग्राफ बनाते हैं। ये देखो भाई, एम्पलीट्यूड टाइम के साथ क्या हो रहा है, घटते जा रहा है, ठीक ना।
तो एम्पलीट्यूड टाइम वेरिंग है, मेन बात इसको याद रखना है। साथ में क्या याद रखना है कि डैम्प्ड ऑसिलेशन अगर होगा तो उसका इक्वेशन अभी लिखे थे mdv/dt माइनस के एक्स माइनस वी भी, इस फॉर्मेट में होता है। इसके अलावे ओमेगा डैश का वैल्यू यानी एंगुलर फ्रीक्वेंसी इतना होगा। अगर तुमसे कोई पूछ दे टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन क्या होगा और क्या टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन टाइम वेरिंग होगा, बदलते जाएगा, अलग अलग टाइम पे अलग अलग होगा, तो बोलेंगे क्या कि नहीं, टाइम पीरियड जो है वो फिक्स रहेगा, एम्पलीट्यूड केवल टाइम के साथ घटते जाएगा। तो चलो इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो। चलो इस पर बेस्ड हम लोग एक न्यूमेरिकल देखते हैं, ठीक है। जनरली बुक पढ़ोगे ना तो इस पर बेस्ड ना के बराबर न्यूमेरिकल मिलता है। तो सपोज करो ऐसा दिया हुआ, एक्सेलरेशन ऑफ ए पार्टिकल इज गिवन बाय, एक्सेलरेशन दिया हुआ है -10x - 2v। सपोज करो सब ऐसा यूनिट में है जो भी टर्म। अब तुमसे पूछा क्या जा रहा, पूछा जा रहा फर्स्ट क्वेश्चन में फाइंड टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन। सेकंड क्वेश्चन में पूछा जा रहा है टाइम आफ्टर विच amplitude of oscillation becomes half of the initial amplitude, है ना। चलो कैसे इसको बनाया जाए, देखो जी। अभी तुम पढ़े हो कि डैम्प्ड ऑसिलेशन में रीस्टोरिंग फोर्स होता है तो माइनस सम कांस्टेंट इनटू एक्स वाला टर्म तो है ही, और वेलोसिटी वाला टर्म यानी डैम्पिंग फोर्स भी मौजूद है। इतना तो स्पष्ट है कि डैम्प्ड हार्मोनिक मोशन का इक्वेशन है। और याद करो अभी हम लोग पढ़े थे mdv/dt -kx - bv, है ना। dv/dt को ना एक्सेलरेशन बोलते हैं, तो dv/dt -k/mx - b/mv। देखो तो यानी एक्सेलरेशन जो हम लोग लिखे -k/mx - b/mv, और हम लोग के क्वेश्चन में जो एक्सेलरेशन दिया है -10x - 2v। तो देखो ये जो k/m है वो किसके इक्वल है, 10 के, और ये जो b/m है वो किसके इक्वल है, 2 के, है ना। b/m इक्वल है 2 के। अब एंगुलर फ्रीक्वेंसी क्या होगा, एंगुलर फ्रीक्वेंसी क्या होगा जी। तो अभी ना फॉर्मूला पढ़े हो, एंगुलर फ्रीक्वेंसी क्या होता है, k/m b/2m होल स्क्वायर, है ना। बोलो k/m कितना है, तो 10 है, तो 10। b/m कितना है, तो 2 है, तो देख लो 2/2, b/m के जगह 2 रख दिए। देखो तो ये 1 आया, 10 - 1 √9 हो गया, ओमेगा डैश 3 आया क्या, 9 का स्क्वायर रूट हो गया 3/सेकंड। चलो अब तुमसे पूछा जाए टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन क्या होगा, तो अब बतलाओ, आसान हो गया कि नहीं। टाइम पीरियड कितना हो गया जी, तो 2π/ओमेगा डैश, और ये ओमेगा डैश कितना है, तो 3 है, बस बन गया, है ना। चलो ये तो हो गया। एक क्वेश्चन तो इसमें और है, तो चलो पहले तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो। अब देखो इसी में क्वेश्चन है कितने टाइम के बाद एम्पलीट्यूड जो है इनिशियल एम्पलीट्यूड के हाफ हो जाएगा।
देखो यही एम्पलीट्यूड का इक्वेशन क्या कह रहा है, बोलेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कह रहा है कि A का जो वैल्यू है वो A0/2 होना चाहिए, है ना। तो चलो A के जगह लिखते हैं A0/2, A0 e⁻⁻ -BT/2m। थोड़ा देखना बढ़िया से, B/m का वैल्यू तो 2 के इक्वल है ना, तो बेहतर है कि जहां B/m है वहां 2 लिख दें, तो 2T/2। देख लो A0 कैंसिल 1/2 है ना, 2 कैंसिल e⁻⁻t, या देखो इसी को ऐसे लिखते हैं 1/e⁻t। क्या गलत हो गया क्या? निकालना है टाइम का वैल्यू, देखो ऐसे लिख सकते हैं e⁻t = 2, है ना। अब जो है टाइम निकालने के लिए तुमको बोथ साइड लॉग लेना पड़ेगा, तो ऐसा करते हैं, बोथ साइड जो है ना ई बेस पर लॉग लेते हैं। चलो लॉग लेते हैं ई बेस पर। देखो जो पावर है ना उसको आगे ला दो t, और log 2 का वैल्यू, अब तुम में से कुछ स्टूडेंट कहता है हम तो जानते हैं 0.3010 होता है। 0.3010 तब होता है जब बेस में 10 रहता है, यहाँ ई बेस है, तो अगर तुम इसको 10 बेस में बदलना चाहते हो तो इसको इस तरह से कन्वर्ट कर सकते हो। यहाँ अगर 10 लिखना है ना तो आगे 2 होता तो है 2.303, लेकिन अप्रॉक्सीमेटली 2.3 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये 10 बेस पर बदल जाएगा। और लॉग में क्या रूल है, ई बेस पर ई का वैल्यू तो 1 हो जाएगा ना, दोनों सेम रहता है तो वैल्यू 1, यानी कि t × 1 2.3, और log 2 का वैल्यू 10 बेस पर देखोगे तो 0.3010 होता है। चलो 0.30 अप्रॉक्सीमेटली लिखे, मल्टीप्लाई करो, ये 0.69 सेकेंड आया क्या, है ना। तो चलो ये तो हम लोग डैम्प्ड ऑसिलेशन से रिलेटेड एक क्वेश्चन बनाए। तो डैम्प्ड ऑसिलेशन का थ्योरेटिकल कंसेप्ट भी ले लिए, न्यूमेरिकल कंसेप्ट भी ले लिए, यानी इसमें न्यूमेरिकल बहुत डिफरेंट टाइप का नहीं होता है, या तो एक इक्वेशन दे करके पूछेगा, या इस तरह के क्वेश्चन बतलाओ कितने टाइम के बाद एम्पलीट्यूड हाफ होगा वगैरह, या 1/4 होगा, इस तरह से करके पूछेगा। तो देखो अभी जो है हम तुम लोगों को वीडियो को थोड़ा छोटा छोटा करके बना रहे हैं, कारण कि कुछ स्टूडेंट्स बोलते हैं कि सर जो है ना बहुत बड़ा हो जाता है तो फिर दिक्कत होता है। तो हम देखते हैं जैसा होगा, तुम लोग अपने कमेंट बॉक्स में बताना, है ना, और बातों को लिखना कि ये मेथड बहुत अच्छा है नहीं है। वैसे तो हम लोग आगे जो है बस एक ही टॉपिक इस सिंपल हार्मोनिक मोशन में बचा हुआ है, वो है फोर्स ऑसिलेशन बताएंगे। फिर तुमको न्यूमेरिकल का जो क्लास होगा ना वो थोड़ा बड़ा कर लेंगे, जिससे कि 3-4 दिन के अंदर तुम्हारा ये टॉपिक जो है वो फिनिश हो जाए। चलो धन्यवाद।